Hello everyone. In this video I will explain the most important topic under the Civil Procedure Code, that is the various stages of civil trial. This topic is most important for interview. अक्सर ये क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज इंटरव्यू बोर्ड के जो पैनल के मेंबर होते हैं उनसे, या फिर जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, सपोज आपका इंटरव्यू जिस बोर्ड में है अगर उसमें सीपीसी के कोई एक्सपर्ट हैं देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द सिविल ट्रायल. सिविल ट्रायल की जो वेरियस स्टेजेस हैं उनको आप बताइए. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर. सीपीसी के उन प्रोविजंस के साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एनी पर्सन वांट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट अनदर पर्सन, तो आप सोचिए यदि कोई व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है तो पहला काम क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज़ द ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट. सबसे पहले वो व्यक्ति प्लेंट को ड्राफ्ट करेगा. एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द प्लेंट ही हैज़ टू comply the provisions of Order 1, Rule 1, Order 1, Rule 3. That is the joinder of plaintiff and the joinder of defendant. अगर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर वाद को संस्थित करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में Order 1, Rule 1 में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्लेंट ड्राफ्ट करनी है. उनके अकॉर्डिंग ही प्लेंटिफ्स का joinder होना चाहिए. इफ़ द प्लेंटिफ्स आर मोर देन वन, दो या दो से अधिक हैं वो डिफेंडेंट्स जिनके अगेंस्ट में आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, देन ऑर्डर 1 रूल 3 के अकॉर्डिंग ही डिफेंडेंट्स होने चाहिए. इट मीन्स दैट द ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3. सपोज इफ इट इज़ अ केस ऑफ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज. मिस ज्वाइंडर इज द सिचुएशन वेयर एनी पार्टी ज्वाइंड, आइदर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट ज्वाइंड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3. मतलब प्लेंटिफ का ज्वाइंडर हुआ है वो व्यक्ति है जो कि ऑर्डर 1 रूल 1 में नहीं आता है, मतलब कि सेम ट्रांजैक्शन में नहीं था. जो रिलीफ, जो कॉज ऑफ एक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है ऑर्डर 1 रूल 1 में और डिफेंडेंट का जो ज्वाइंडर करा है वो ऑर्डर 1 रूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ मिस ज्वाइंडर. And if it is a case of non-joinder is the situation where any necessary party or proper party, जो necessary और proper party है जिसके बिना सूट का डिसीजन इफेक्टिव डिसीजन नहीं हो सकता, कोर्ट कैन नॉट पास द डिक्री इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी. तो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की अगर सिचुएशन है तो फिर भी हमें ऑर्डर 1 का ध्यान रखना है कि ऑर्डर 1 कहता है कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ नॉन ज्वाइंडर द सूट विल बी डिफीटेड. और अगर मिस ज्वाइंडर है देन कोर्ट में स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ द पार्टी. उस व्यक्ति का नाम हटा सकती है कोर्ट. ऑर्डर 1 में ही ये प्रोविजन है जिसको गलत तरीके से ज्वाइन कराया गया है. तो अगर मिस ज्वाइंडर है तो स्ट्राइक आउट कर सकता है कोर्ट ऑर्डर 1 रूल 10 में. और अगर नॉन ज्वाइंडर है देन कोर्ट इज ऑथराइज टू एड द नेम ऑफ द पार्टी. ठीक है, जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 में. इसके बाद जब हम ड्राफ्ट करते हैं प्लेंट को, वहाँ पर हमारा ऑर्डर 2 भी यूज़ में आता है. ऑर्डर 2 कहता है कि प्लेंट को जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो ड्राफ्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए. जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी रिलीफ मांग रहे हैं वो आप कंप्लीट मांगिए ताकि उसमें एक इफेक्टिव डिसीजन आ पाए. ऑर्डर 2 का रूल 2 कहता है जितने भी क्लेम, इफ द प्लेंटिफ इज एंटाइटल for the 5 lakh rupees and he intentionally claim only 3 lakh rupees, then for the relinquished portion जो इसने 2 लाख रुपए छोड़ दिया है, he cannot claim by instituting the subsequent suit. तो क्लेम कंप्लीट क्लेम होना चाहिए ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है. तो इसको भी जब आप प्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर 2 रूल 2 के प्रोविजंस को भी ध्यान रखना है. उसके बाद आता है ऑर्डर 2 रूल 3 कि जो भी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं, जितने भी रिलीफ, जो भी रेमेडीज़ आपको किसी भी एक्ट से मिली हुई हैं, प्लेंटिफ को वो सारी रेमेडी को क्लेम कर लेना चाहिए. अगर उसने इंटेंशनली किसी रेमेडी को क्लेम नहीं किया है
रिलीफ की तरह नहीं मांगा है, तो लेटर ऑन ही कैन नॉट claim the relinquished relief by the institution of subsequent suit. Suppose in the case of breach of contract, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपके पास 3 रेमेडी हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में: स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस एंड इंजंक्शन। सपोज आपने इंटेंशनली केवल डैमेजेस ही क्लेम किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगा ही नहीं, इंजंक्शन मांगा ही नहीं, देन लेटर ऑन जिस रिलीफ को आपने इंटेंशनली छोड़ दिया आप उसको नहीं क्लेम कर सकते। तो ड्राफ्टिंग के टाइम आपको ऑर्डर 1 का भी ध्यान रखना है, ऑर्डर 2 का भी ध्यान रखना है। साथ में ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स क्या हैं, ऑर्डर 7 जब आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे द कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी एक्सप्रेसली मेंशन। आप उन फैक्ट को आपको प्लेंट ड्राफ्ट करते टाइम जो आप प्लीडिंग्स लिख रहे हैं उनमें आप फैक्ट को ऐसे लिखिए कि आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिस्क्लोज हो रहा हो। द कोर्ट कैन इन्फर द कॉज ऑफ एक्शन फ्रॉम योर प्लीडिंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर 7 रूल 11 में योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो आपको ऑर्डर 7 के जो प्लेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लेंट को ड्राफ्ट करना है। साइन होना चाहिए, इन डुप्लीकेट प्लेंट होना चाहिए, है ना, कॉज ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, वो बार्ड ना हो किसी और एक्ट से, ठीक है। तो ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 के सारे रूल्स आपको ड्राफ्टिंग के टाइम ध्यान रखना चाहिए। अब सपोज आपकी प्लेंट ड्राफ्ट हो गई, प्लेंटिफ का ज्वाइंडर भी ठीक है, डिफेंडेंट का ज्वाइंडर भी ठीक है, ऑर्डर 1 के अकॉर्डिंग है, देन अगली स्टेज आती है कि आपको वो सूट किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है, दैट इज द प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग के लिए यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेंशन फ्रॉम सेक्शन 15 to 20। 15 to 20 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लेंटिफ डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सुइंग, ये सूट में मुझे कहाँ पर इंस्टीट्यूट करना है। तो 15 to 20 में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग की, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप वहीं करोगे जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना। तो इसमें बहुत सारे हैं 15 to 20 में, उसका मेरा एक वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सपोज अगर ये सूट आपने इंस्टीट्यूट किया, बट अगर ये सूट जहाँ भी आपने ये प्लेंट फाइल किया है सपोज वो कोर्ट गलत है, आपसे गलती हो गई, जो 15 to 20 में प्लेस ऑफ सुइंग है उसके अकॉर्डिंग ना होकर किसी और जगह आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो द कोर्ट मे रिटर्न द प्लेंट, रादर द कोर्ट शैल रिटर्न द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। तो आपकी प्लेंट वहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। देखिए आप जो प्रोसीजर देख रहे हैं, आप जो स्टेजेस देख रहे हैं सिविल ट्रायल की, यही स्टेज अगर गलत हुआ इंस्टीट्यूशन देन कोर्ट शैल रिटर्न दी, तो आप प्रोविजंस के साथ में इसको, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी प्लेंट जो है रिटर्न हो जाएगी। सपोज अगर आपने सही जगह प्लेंट इंस्टीट्यूट अपनी प्लेंट जो है सही जगह फाइल किया है, 15 to 20 के में जो प्लेसेस हैं उस आपने सही जगह अपने प्लेंट को फाइल किया है, फिर भी उस स्टेज में भी आपका सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। अगेन कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जब हम कहेंगे सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। उसके लिए आपको सेक्शन 26 के रूल्स जो हैं एंड साथ में सेक्शन 26 रीड विद ऑर्डर 4, वहाँ पर है कि प्लेंट शैल बी प्रेजेंटेड इन डुप्लीकेट, प्लेंट शैल बी, एफिडेविट शैल बी अटैच्ड विद द प्लेंट, वेरिफिकेशन होना चाहिए, साइन होना चाहिए प्लेंटिफ का एंड प्लीडर का। तो अगर ऑर्डर 4 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सेक्शन 26 में जो रिक्वायरमेंट हैं, जब आप वो पूरी कर लेंगे देन ओनली इट विल बी सेड दैट प्लेंट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। जब प्लेंट आपकी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होगी तो कोर्ट का रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर का जो सीरियल नंबर होगा, मतलब जितने सूट उससे पहले इंस्टीट्यूट हो चुके हैं उसके बाद जिस नंबर पर आपका ये केस आता है वो सीरियल नंबर पर लिखकर ये मोहर लगा दी जाएगी और लिख दिया जाएगा कि हाँ आपका अब ये सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हुआ है। तो जब आपका सूट सेक्शन 26 ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा, देन नेक्स्ट स्टेज इज द इशूइंग ऑफ सम्मन। उसके बाद कोर्ट सम्मन इशू करती है। इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 27 से 30 एंड ऑर्डर 5 में मिलेगा। वहाँ पर कंटेंट ऑफ
सम्मन क्या होता है? सम्मन इज अ जुडिशियल डॉक्यूमेंट जिस पर कि उस कोर्ट की साइन और सील होती है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सम्मन इज टू इन्फॉर्म द अपोजिट पार्टी दैट कि आपके अगेंस्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया, जस्ट टू इन्फॉर्म द अपोजिट पार्टी। ठीक है, सम्मन इशू हो गया। सम्मन इशू के बाद ऑर्डर 5 में ही आपकी सर्विसेज हैं कि पर्सनल सर्विस होगी, एजेंट को सर्विस हो सकती है, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज होगी, तो जो भी सर्विस अप्रोप्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग सम्मन सर्व कर दिया जाएगा। सम्मन सर्व के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज द रिटन स्टेटमेंट। सम्मन सर्व होने के विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर ही डिफेंडेंट को अपना रिप्लाई देना होता है। जो भी प्लेंटिफ ने प्लेंट में जो भी प्लीडिंग्स होंगी उस प्लीडिंग्स की रिप्लाई डिफेंडेंट को सम्मन के 30 दिन के भीतर देना होता है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में क्या क्या लिखा था? तो जब सम्मन इशू किया जाता है, जब सम्मन दिया जाएगा तो सम्मन के साथ में प्लेंट की एक कॉपी भी साथ में अटैच रहती है। तो डिफेंडेंट उसमें देख के ये पता लगाता है कि प्लेंटिफ ने क्या क्या प्लीडिंग्स की हैं। तो डिफेंडेंट सम्मन सर्व होने के 30 डेज, विद इन 30 डेज the defendant will submit or file the written statement. Written statement is the reply of the pleading of the plaintiff. और अगर सपोज डिफेंडेंट 30 दिन के भीतर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता है, देन मैक्सिमम ही कैन सबमिट और फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन 90 डेज। इट मीन्स द फर्स्ट इज द 30 डेज, उसमें मैक्सिमम 60 डेज का एक्सटेंशन और हो सकता है। तो टोटल इन टोटल 90, within 90 days the defendant has to file the written statement. It is mentioned under order 8 rule 1 and order 5 rule 1. इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ऑर्डर्स में ये चीज़ दी हुई है। पीटी के लिए आपको याद रखना, ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 8 दोनों में 30 डेज का टाइम दोनों जगह दिया हुआ है। रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करने के बाद, जब आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इज द ऑर्डर 9, दैट इज द अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। सम्मन इशू जब होता है तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि दैट इज द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, इस डेट पर दोनों पार्टीज को अपीयर होना है। तो ऑर्डर 9 उन सिचुएशन की बात करता है जहां पर दोनों पार्टीज अपीयर हो जाती हैं, और अगर अपीयर नहीं होती हैं तो क्या हो सकता है? अपीयर ना होने की सिचुएशन में डिसमिसल हो सकता है, कोर्ट में पास द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। तो ऑर्डर 9 की यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप, ऑर्डर 9 के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्डर 10। ऑर्डर 9 में तो वो है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर पार्टीज अपीयर नहीं होती हैं फर्स्ट डेट पर, अगर पार्टीज अपीयर हो जाती हैं तब आपका ऑर्डर 10 यूज में आता है। ऑर्डर 10 में कोर्ट विल एग्जामिन द पार्टीज ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। कोर्ट विल एग्जामिन बोथ द पार्टीज, प्लीडर एंड एनी पर्सन अकम्पेन्ड विद द पार्टीज। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 इज टू असर्टेन the point on which the parties are at variance. किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर पार्टीज में मतभेद हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए ऑर्डर 10 में कोर्ट जो है वो पार्टीज का एग्जामिनेशन करती है। एंड 1A जो ऑर्डर 10 का 1A है, उसका ऑब्जेक्ट है कि भाई इश्यूज को पहले आपने निकाला कि कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंसेस हैं, और द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट behind the order 10 is to find out whether the issues are of such nature on which the out of court settlement can be done. कोर्ट देखेगी कि क्या alternative dispute resolution is possible। अगर ADR possible है, which is mentioned in section 89, 4 methods हैं जिसके arbitration, conciliation, लोक अदालत and mediation। इन 4 में से किसी भी जिसमें कि पार्टी, जिस भी मेथड को पार्टी ऑप्ट करती हैं, इफ कोर्ट थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इश्यूज आर ऑफ प्राइवेट नेचर, देन कोर्ट में सेंड द मैटर फॉर ADR। ये हो गया आपका ऑर्डर 10। नेक्स्ट स्टेप ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 के बाद आता है आपका ऑर्डर 11 एंड ऑर्डर 12। अगर सपोज ADR पॉसिबल नहीं है, कोर्ट में ही प्रोसीडिंग चलनी है, तो कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन करने के बाद भी इश्यूज फ्रेम करने के लिए अप्रोप्रिएट मेरे पास मटेरियल नहीं है, देन कोर्ट ऑर्डर 10, ऑर्डर 11 एंड ऑर्डर 12 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन के लिए कह सकती है। जिन जिन डॉक्यूमेंट पर ऑर्डर 7 रूल 14 में, जब देखिए प्लेंटिफ कोई प्लेंट इंस्टीट्यूट करता है, उसके साथ में वो एक लिस्ट लगाता है
कि जिन जिन डॉक्यूमेंट पर प्लेंटिफ रिलाई करता है, जिन जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वो रिलीफ क्लेम कर रहा है, अपने कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव कर रहा है कि मैं इन डॉक्यूमेंट को अपने ट्रायल में प्रोड्यूस करूँगा, यूज़ करूँगा। ऐसे ही डिफेंडेंट ऑर्डर 8 में जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है तो उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगाता है कि मैं इनके बेसिस पर अपना डिफेंस क्लेम कर रहा हूँ, इनको मैं अपना आधार लूँगा, इनके बेसिस पर मैं डिफेंस मांग रहा हूँ। तो कोर्ट ऑर्डर 11 ऑर्डर 12 में उन डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए कह सकती है। तो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन किया पार्टीज़ का, ओरल एग्जामिनेशन किया, और जो जो पार्टीज़ ने कहा एफिडेविट के थ्रू पार्टीज़ कहेगी कि हाँ मैंने ये एडमिट किया, ये डिनाई किया। उसके बाद कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन डन अंडर ऑर्डर 10 एंड ऑर्डर 11 और 12 के डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के बाद the next step is the order 14. It is the most important step during the civil trial, that is the framing of issues, because the whole trial, जो पूरा का पूरा ट्रायल है वो इन्हीं इश्यूज पर होगा, है ना। तो इश्यूज फ्रेम कोर्ट को बहुत ध्यान से करना होता है। तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी ऑन द मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ। द मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट, इफ एनी पार्टी asserting the material proposition of fact or law and that material proposition of fact or law is denied by the another party, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि what is the material proposition। material proposition of fact आपको ऑर्डर 14 में ही एक्सप्लेन किया गया है, रूल 1 के क्लॉज 2 में। वहाँ पर लिखा गया है कि हर वो फैक्ट मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आएगा विच इज़ इसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन और फॉर सीकिंग द रिलीफ। रिलीफ लेने के लिए, अपने कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को जिन जिन फैक्ट को अपनी प्लीडिंग में लिखना हो, बताना हो, और डिफेंडेंट को जिन जिन फैक्ट के बेसिस पर डिफेंडेंट डिफेंस क्लेम करता है। फॉर द डिफेंडेंट ऑल द फैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज द मटेरियल प्रोपोजिशंस ऑफ फैक्ट विच द डिफेंडेंट मस्ट और ought to raise before the court for the purpose of taking the defense, और प्लेंटिफ के लिए फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग द रिलीफ। तो प्लेंटिफ जिस मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट जो कि जरूरी है रिलीफ अनुतोष पाने के लिए, उसको उस फैक्ट को बताना। अगर उस फैक्ट को प्लेंटिफ असर्ट कर रहा है और उस फैक्ट को डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है, ठीक है, तो उस पर कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है। तो ये ऑर्डर 14 में इशूज फ्रेम होते हैं। इशूज फ्रेम मैं ऑर्डर 14 को इन डिटेल आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑर्डर 14 में जब इश्यूज फ्रेम करेगी तो लॉ पॉइंट पर भी फ्रेम कर सकती है और फैक्ट पर भी। अगर फैक्ट पर डिस्प्यूट है तो फैक्ट पर इशू फ्रेम होंगे, लॉ पॉइंट पर डिस्प्यूट है तो लॉ पॉइंट पर इशूज फ्रेम होंगे। जनरली अगर एक सूट में दोनों पर डिस्प्यूट है देन जनरली कोर्ट विल फ्रेम द इशूज ऑन लॉ पॉइंट, देन लेटर ऑन कोर्ट विल फ्रेम इशू ऑन फैक्ट, बिकॉज if in any suit the issues are regarding the maintainability of the suit, डिफेंडेंट कहता है दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन, प्लेंटिफ कहता है जुरिसडिक्शन है। प्लेंटिफ कहता है दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय द लॉ, वेयर एज द डिफेंडेंट इज सेइंग दैट दिस सूट इज बार्ड बाय द लॉ। कोई सी बार हो सकती है, लिमिटेशन की बार हो सकती है, ऑर्डर 2 रूल 2 की हो सकती है, सेक्शन 21A की हो सकती है, रेस जुडिकाटा की बार हो सकती है, बहुत सारी बार है, ऑर्डर 22 की बार हो सकती है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट first to frame the issues on law point and determine whether the suit is maintainable or not. If yes, then after that court will frame the issues on fact. तो आपके issues frame हो गए। issues frame होने के बाद next step, जब issues frame हो गए, issues frame होने के बाद आपकी next step है order 15। order 15 एक बहुत छोटा सा order है बट बहुत अच्छा ऑर्डर है, आपकी पीटी में आ सकता है, कभी आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या सीपीसी में ये बताइए इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, क्या इज देयर एनी प्रोविजन इन विच इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट इवन ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जजमेंट कैन बी प्रोनाउंस, दैट इज द ऑर्डर 15 कहता है कि अगर पार्टीज आर नॉट एट वेरियंस, पार्टीज में कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिफेंडेंट अपनी डिफेंस में कुछ लेना ही नहीं चाहता है, प्लीडिंग्स को उसने डिनाई नहीं किया है, जो भी प्लेंटिफ ने कहा डिफेंडेंट ने सब कुछ एडमिट कर लिया है ना, डिनाई नहीं किया। अगर डिनाई नहीं किया है देन थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन विल अप्लाई, और डीम्ड एडमिशन की थ्योरी अप्लाई होती है ऑर्डर 8 रूल 5 में। मतलब डिफेंडेंट ने अगर प्लेंटिफ की प्लीडिंग को डिनाई नहीं किया, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एग्री है प्लेंटिफ की हर बात से, तो फिर कोर्ट इशू फ्रेम नहीं करेगी, और इशू फ्रेम नहीं करेगी देन देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस द विटनेसेस और द डॉक्यूमेंट।
फिर आपको किस लिए विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है, क्यों आप डॉक्यूमेंट देंगे, किस चीज़ के लिए प्रोसीडिंग में डिले होगा। जब ईच एंड एवरीथिंग विल बी एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट, हर चीज़ को डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ऑर्डर 15 में कोर्ट इज ऑथराइज टू प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस। क्लियर। तो ये ऑर्डर 15 हो गया। इसके बाद आता है अगर ऐसा नहीं है, 15 की सिचुएशन नहीं है, पार्टीज आर एट वेरिएंस और ऑर्डर 14 में रूल फ्रेम हो चुके हैं, इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, तो आती है ऑर्डर 16 की बारी। जिन जिन विटनेसेस की आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने एक लिस्ट दी होगी कि ये विटनेस हम प्रोड्यूस करेंगे, ये विटनेस हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो कोर्ट विल सम्मन दोज विटनेसेस, उन विटनेसेस को कोर्ट सम्मन इशू करेगी, उन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उन विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। ऑर्डर 16 में सारे विटनेसेस को बुलाया जाएगा, जबकि ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 में डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन के लिए सम्मन इशू होता है, और ऑर्डर 16 में विटनेसेस को प्रोडक्शन के लिए सम्मन इशू होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज द ऑर्डर 17। ऑर्डर 17 इज द एडजर्नमेंट। अगर कहीं भी इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज, भाई जो डेट दी गई है विटनेसेस के अपियरेंस के लिए, सपोज पार्टीज को लगता है कि इस डेट को विटनेस अपियर नहीं हो पाएंगे, इस डेट को ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा ड्यू टू एनी रीजनेबल कॉज। ऑर्डर 17 मैंने इन डिटेल डिस्कस किया अपनी वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। तो कोर्ट में एडजर्न दी प्रोसीडिंग, जनरली 3 टाइम एडजर्नमेंट हो सकता है, बट मैक्सिमम इसके भी ज़्यादा हो सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो एडजर्नमेंट ऑर्डर 17, एडजर्नमेंट हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में कोर्ट विल रिकॉर्ड द एविडेंसेस ऑफ बोथ द पार्टीज। द एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द पार्टीज विल बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। दोनों पक्षकारों ने जो जो साक्ष्य दी हैं, न्यायालय उसको अभिलिखित करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट अंडर ऑर्डर 20 एंड अकॉर्डिंगली डिक्री विल बी प्रिपेयर्ड। तो ये आपका ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक इट इज द मेथड। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इंटरव्यू में इन डिटेल, क्योंकि इसको मुझे एक्सप्लेन करने में, मैं ऊपर टाइम देख रही हूँ 21 मिनट लगे हैं, और 21 इतने मिनट में तो आपका पूरा इंटरव्यू हो जाना है, बट एटलीस्ट आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे भी, मैंने तो आपको काफ़ी चीज़ों में इन डीप भी बोला है, आप बोलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट करेंगे तो ऑर्डर 1 का यूज़ होगा, ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 का कॉम्प्लाइंस है ना। उसके बाद आप सीधे आ जाइए कि ऑर्डर सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंग सूट को हम प्लेंट को इंस्टीट्यूट करेंगे, है ना, प्लेंट मस्ट बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, वो हो गया। फिर प्लेंट जब ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो जाएगी, देन कोर्ट विल इशू दी सम्मन इशू होने के बाद डिफेंडेंट को अंडर ऑर्डर 8, है ना, WS फाइल करना होगा। ये सब तो आप तो इन शॉर्ट बोलोगे, बट आपको इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। Thank you so much.